तो चलिए दोस्तों, आज ये कंप्यूटर का दूसरा वीडियो है। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर जनरेशन और टाइप्स। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को पहले देख लीजिए। एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए थे। आज इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें भी हम लोग टॉप MCQ को देखने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग छोड़ सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आपका जो आगामी एग्ज़ाम है CPCT एग्ज़ाम, ये आपका क्लियर करना। ये न केवल CPCT एग्ज़ाम के लिए बल्कि आपके इंडिया के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सिलेबस में कंप्यूटर है, ठीक है, उन सभी के लिए क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये नहीं समझना है केवल ये CPCT एग्ज़ाम के लिए ही क्या रहेगा, इजिबल रहेगा। ये सभी एग्जाम में आप यूज कर सकते हो। सभी का पैटर्न लगभग एक बराबर रहता है, सिलेबस एक जैसे रहता है। तो यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चन है वो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का प्रयोग होता है। इसको हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इसमें किसका इस्तेमाल होता है? आपके वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में? तो ये आपके सेकेंड जनरेशन में होता है। IC चिप का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में? तो ये थर्ड जनरेशन में होता है। और माइक्रो प्रोसेसर कौन से? तो यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, असेंबली लैंग्वेज का विकास किसने किया? असेंबली लैंग्वेज को आपको बताना है। तो ये असेंबली लैंग्वेज क्या है उसको पहले देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन सी है ग्रेस हॉपर और ऑप्शन डी है सीमर क्रे। तो यहाँ से जो ऑप्शन है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते जाते हैं। ये जो चार्ल्स बेबेज आपको दिख रहे हैं इनको क्या बोला जाता है? आपका फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कल ही हम लोग डिस्कस किए थे, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर पूछे चाहे मॉडर्न कंप्यूटर पूछे, आपको क्या बताना है? चार्ल्स बेबेज बताना है। इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था जो क्या करती थी? आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके देती थी, और मॉडर्न कंप्यूटर का बेस इन्होंने रखा था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आपका फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन कौन है? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने 1945 में एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपके SPC कॉन्सेप्ट। SPC कॉन्सेप्ट का पूरा नाम पूछेगा तो आपको बताना है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ये क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कंप्यूटर में यदि आपको ऑटोमेटिक वर्क करवाना है तो इसके स्ट्रक्चर में अलग से इनपुट डिवाइस होने चाहिए, अलग से प्रोसेसिंग डिवाइस होने चाहिए, और अलग से क्या होने चाहिए आपके? तो अलग से आउटपुट डिवाइस होने चाहिए, और सभी डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए? आपका स्टोरेज डिवाइस होना चाहिए। तो ये जो कंप्यूटर की, मॉडर्न कंप्यूटर का जो कार्य प्रणाली स्ट्रक्चर हम लोग जो पढ़ते हैं वो किसने दिया था? आपके जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। कब दिया था? 1945 में दिया था। तीसरा नाम है ग्रेस हॉपर, और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। असेंबली लैंग्वेज का विकास किसने किया था? तो ग्रेस हॉपर ने किया था। अब ग्रेस हॉपर ने कब किया था? तो ग्रेस हॉपर ने आपके 1952 में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। इस असेंबली लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देखेंगे। ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये सेकेंड जनरेशन में यूज होने वाली लैंग्वेज है, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। किसका? आपके असेंबली लैंग्वेज का। इसमें जो कोड लिखे जाते हैं, जो कोड लिखे जाते हैं ये कैसे लिखे जाते हैं आपके? तो निमोनिक्स कोड का इस्तेमाल किया जाता है। निमोनिक्स कोड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये निमोनिक्स कोड क्या होता है? तो निमोनिक्स कोड कहने का से शॉर्ट फॉर्म में लिखना। जैसे एडिशन है तो एडिशन के लिए क्या लिखना? आपके केवल ऐड लिखना। क्या लिखना? आपका ऐड लिखना। अब इस लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके पीछे की पृष्ठभूमि देखेंगे। यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये क्या है? आपका कंप्यूटर है। ये कौन है? आपका कंप्यूटर। और इधर कौन है? आपका यूजर है। पहले के कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आपके बाइनरी डिजिट पे काम करते थे। किस पे? आपके बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी डिजिट कहने का से 0-1 पे, और 0-1 पे प्रोग्रामिंग करना बहुत ही कठिन होता था। इसको कंप्यूटर तो आसानी से समझ जाता था लेकिन यूजर नहीं समझ पाता था। मान लो जैसे तैसे करके यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर भी लिया है, 0-1 करके प्रोग्रामिंग कर लिया है, लेकिन अगर इसमें कुछ एरर आ गया तो उस एरर को फाइंड करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।
और इसी समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग कौन सी भाषा को लाते हैं, तो असेंबली भाषा को लाते हैं। कौन सी भाषा को, असेंबली भाषा का विकास करते हैं। कौन, आपके ग्रेस हॉपर। कब पूछेगा, तो 1952 में। किसके द्वारा, आपके ग्रेस हॉपर द्वारा। और असेंबली को कंप्यूटर्स डायरेक्ट नहीं समझता है आपके, ये क्या है, तो ये इसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर यानी कि आपके सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं असेंबलर। क्या बोलते हैं इसको, असेंबलर बोलते हैं। तो असेंबलर के थ्रू क्या किया जाता है, असेंबली भाषा को यहाँ पे किसमें को बदला जाता है आपके, तो बाइनरी कोड में बदला जाता है। यानी कि असेंबली क्या करता है, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से बाइनरी लेगा, यहाँ से क्या लेगा, बाइनरी लेगा। पहले तो इधर आपके असेंबली लेगा, ठीक है, ये असेंबली भाषा है। चलो इधर लिख देता हूँ, ये असेंबली भाषा है। असेंबली भाषा को किस में बदलेगा आपके, तो बाइनरी में बदल देता है। किस में बदल देता है, बाइनरी में बदल देता है। तो क्वेश्चन पूछता है असेंबली को बाइनरी में बदलने वाला कौन सा है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है आपका, असेंबलर है। ठीक है, असेंबलर यानी कि ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये लो लेवल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है आपकी, लो लेवल लैंग्वेज। अब ये लो लेवल क्या है, तो जिसको कंप्यूटर आसानी से समझेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, लो लेवल। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी भाषा जिसको कंप्यूटर आसानी से समझता है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, लो लेवल हो जाएगा। तो इस लो लेवल में दो लैंग्वेज आती हैं, एक तो आपका बाइनरी जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है, दूसरा हो जाएगा असेंबली। क्या हो जाएगा आपका, असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हमने किसका इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे हमने बाइनरी का इस्तेमाल किया। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या बनाएंगे, तो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए यहाँ पे क्या बनाएंगे, आपका ड्राइवर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ड्राइवर। और इस ड्राइवर में जब यहाँ पे त्रुटि आ जाएगी उसको अपडेट करने वाला काम किससे करेंगे, हम लोग असेंबली भाषा से करेंगे। इतना पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे अगला पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, एक नाम आपको कल ही हम लोग पढ़े थे, इनका नाम क्या है आपका, सीमर क्रे। तो सीमर क्रे कौन है आपके, सीमर के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या बताना है, सीमर क्रे बताना है। इतना पॉइंट आपको नोट करके रखना है। जितना भी फैक्ट बताया हूँ सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पे अननेसेसरी चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को यहाँ पे बताते चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। सबसे पहले आप लोग डेट बताइए, ये जो ट्रांजिस्टर है ये आया कब था। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर कब आया था, तो ट्रांजिस्टर आया था आपके 1947 में, कल ही मैंने बताया है। और 1947 जब भी पकड़ोगे तीन व्यक्ति का नाम पकड़ लेना। तीन में कौन कौन से आपके, विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रेटन। ठीक है, यानी कि इनको शॉर्ट में याद रख सकते हो SBB। क्या याद रख सकते हो, SBB। ठीक है, SBB। यहाँ पे कौन कौन से आपके, विलियम शॉकले, दूसरा क्या आपका जॉन बार्डिन, तीसरा क्या आपका वाल्टर ब्रेटन। ठीक है, ये तीन नाम आपको याद रखना है किसमें, आपके ट्रांजिस्टर में। तो यहाँ से आपके टेड हॉफ, उसके बाद रॉबर्ट नोई। रॉबर्ट नोई को आपको याद रखना है, इन्होंने क्या किया था, आपके IC चिप बनाया था। क्या बनाया था, IC चिप। कब, आपके 1958 में। और जॉन मॉसली, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ENIAC, जो हम लोग कल एक डिवाइस देखे थे, ENIAC बनाया था। ENIAC क्या है, तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कब बनाया था, आपके 1946 में। इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक और पास्कल भाषाएं किस पीढ़ी में विकसित हुई। तो यहाँ से सीधा सीधा नेगलेक्ट करते जाना है। फर्स्ट जनरेशन में आपके बाइनरी, पहली जनरेशन पूछेगा तो बाइनरी, दूसरा पूछेगा तो असेंबली, क्या हो जाएगा आपका, असेंबली, और तीसरा जनरेशन पूछेगा तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, आपके लो लेवल लैंग्वेज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, लो लेवल लैंग्वेज। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में, कहाँ पे आपके फिफ्थ में किसका इस्तेमाल करेंगे, तो तीनों में इस्तेमाल करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज का। किसका, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कहने का आशय है कंप्यूटर जिसको आसानी से नहीं समझता, यूजर जिसको आसानी से समझता है। इनको समझाने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर। मतलब डायरेक्ट इसको नहीं समझता, इसके लिए ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं। यही क्या कहलाएगा, आपका हाई लेवल लैंग्वेज कहलाएगा। अब हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर देंगे। एक तो थर्ड जनरेशन, एक कौन सा आपका फोर्थ जनरेशन, और एक आपका क्या, फिफ्थ जनरेशन।
जब भी आपको थर्ड जनरेशन पूछेगा तो हाई लेवल का शुरुआती दौर, और शुरुआती दौर में क्या आएगा आपका बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रान जैसी भाषाएं आएंगी। ठीक है, तो ये जो आपका रहेगा ये थर्ड जनरेशन में आ जाएगा। कौन कौन सा? फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक। फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक सबको पढ़ेंगे आगे जब जनरेशन क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे वहाँ पे। बेसिक, पास्कल ये सब क्या है आपके, तो ये शुरुआती दौर की यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक, पास्कल, कल ही मैंने बताया था जो ब्लेज पास्कल थे उनके सम्मान में एक भाषा है जिसका नाम क्या है आपका पास्कल। कौन सी जनरेशन में? थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन यहाँ पे आपके क्या बनेंगे, तो यहाँ पे बनेंगे सॉफ्टवेयर। क्या बनेंगे? सॉफ्टवेयर। याद करो फर्स्ट जनरेशन में आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग? ड्राइवर। क्या बनाएंगे? ड्राइवर। असेंबली से क्या करेंगे? उसको अपडेट। क्या करेंगे? अपडेट। थर्ड जनरेशन में आप बनाएंगे सॉफ्टवेयर। क्या बनाएंगे? सॉफ्टवेयर। फोर्थ जनरेशन में हम लोग ब्राउजर इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे आपका क्या, तो डाटाबेस। क्या तैयार करेंगे? डेटाबेस सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। और क्या बनाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बनाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सबको डेवलप करने के लिए फोर्थ जनरेशन में सी, C++ जैसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। यही आपको पकड़ना है। उसके अलावा डाटाबेस में आपका SQL, उसके बाद वेबसाइट भी बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? वेब पेजेस। तो HTML का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? HTML। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको भी समझना है। आपसे यहाँ पे पूछेगा SQL का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। यहाँ पे Q फॉर क्या हो जाएगा? क्यूरी। और यहीं से पूछेगा क्यूरी लैंग्वेज का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में क्या बताना है? फोर्थ जनरेशन में आपको बताना है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन पूछेगा, तो फिफ्थ जनरेशन में आपको याद रखना है केवल और केवल AI भाषा, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित लैंग्वेज कहाँ पे आपके फिफ्थ जनरेशन में यूज करेंगे। और इसमें भी कौन कौन सा आता है, तो इसमें आता है लिस्ट, यानी कि लिस्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोलॉग। इसके अलावा यहाँ पे आपको पाइथन मिल जाएगा। पाइथन, जावा ये सब लैंग्वेज यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, पाइथन, जावा जिसमें आपके वीडियो गेम वगैरह बनते हैं, ये सब आपको याद रखना है। HTML का पूरा नाम आपको बताना है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा पूरा नाम? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज में आपको पूछेगा मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में, तो फोर्थ जनरेशन में यहाँ पे आपसे पूछेगा। सभी चीज़ों को मैंने एक ही यहाँ पे क्वेश्चन में समझा दिया है। तो इसका जो आंसर है, इसमें आपको पूछा है कि बेसिक और पास्कल कौन सी, तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। कौन सी जनरेशन की? थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी संबंधित है, तो इसका आंसर आपको बताना है, ये थर्ड जनरेशन से यहाँ पे संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस पीढ़ी में हुआ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में, फर्स्ट जनरेशन में किसी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इस जनरेशन के लास्ट में, यानी कि अंतिम पड़ाव, यानी कि सेकेंड जनरेशन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन की शुरुआत। ठीक है, इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका? आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, इतना आपको नोट करना है। पांचवी पीढ़ी में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो पांचवी पीढ़ी में हम लोग इस्तेमाल करेंगे आपके यहाँ पे एंड्रॉइड। ठीक है, एंड्रॉइड, विंडो, इन सब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से आपको बताना है GUI का पूरा नाम पूछता है, तो GUI का पूरा नाम यहाँ पे आप लोग नोट करोगे, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये होता है। कहने का आशय ये है कि जैसे अभी यहाँ पे आपको कुछ भी करना है, जैसे मुझे सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे आइकन बना हुआ है, कुछ लिखना है तो यहाँ पे आपका आइकन बना है, इरेज करना है तो आइकन बना है। जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हो, आपको व्हाट्सअप खोलना है, उसका एक लोगो बना होगा, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, यानी कि GUI। तो इस पर ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये आपके चौथी पीढ़ी से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? चौथी पीढ़ी से स्टार्ट होता है, और पांचवी पीढ़ी में इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है विकास किस पीढ़ी में हुआ, तो कौन सी जनरेशन में इसका डेवलपमेंट होगा, फोर्थ जनरेशन आपको बताना है। इतना क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो कल इसको हम लोग पढ़े थे। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा? आपका परम 8000 है। कौन सा आपका? परम 8000 हो जाएगा भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AI IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स किस पीढ़ी की विशेषताएं हैं? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको याद रखना है कौन सी पीढ़ी? पंचम पीढ़ी। छठवीं मत लगा देना, क्योंकि कंप्यूटर के अभी 5 जनरेशन है। कितने जनरेशन है? 5 जनरेशन है। तो ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। चलो, असेंबली लैंग्वेज का उपयोग पहली बार किस पीढ़ी में हुआ? तो पहली बार कौन सी पीढ़ी में हुआ? आपके सेकेंड जनरेशन में हुआ। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको बताना है सेकेंड जनरेशन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय का संबंध किस टेक्निक से है? तो मैंने बताया था जैक किल्बी, रॉबर्ट नॉय बताया था। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया था? आपके आईसी चिप बनाया था। क्या बनाया था? आपके आईसी चिप का विकास किया था। आईसी चिप को मैंने कल बता दिया था, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। एक चिप मेमोरी एक आपका सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसको किसने बनाया था? रॉबर्ट नॉय ने। आपके एक ने क्या बनाया था? एक ने इसको किससे बनाया जाता है? सिलिकॉन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सिलिकॉन। और यहाँ पे जो जैक किल्बी है, इन्होंने क्या किया था? इसको जर्मेनियम से बना दिया था। किससे बना दिया था? आपके जर्मेनियम से बना दिया था। तो इसको भी पूछता है सिलिकॉन से पहली बार बनाने वाले कौन वैज्ञानिक? तो रॉबर्ट नॉय। और जर्मेनियम से बनाने वाले कौन से? जैक किल्बी। अभी जो आईसी चिप यानी कि माइक्रो प्रोसेसर है, किससे बने होते हैं? आपके सिलिकॉन से बने होते हैं। और सिलिकॉन वैली पूछता है आपसे, तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके बेंगलुरु को। कहाँ पे? आपके बेंगलुरु को कहा जाता है। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। इतना क्लियर? तो इन्होंने कब बनाया था? डेट भी मैंने आपको लिखवा दिया है। कब बनाया था? आपके 1958 में बना दिया था। कब बना दिया था? 1958 में आईसी चिप का विकास किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सीडेक की स्थापना कब हुई? तो भारत में सीडेक यानी कि सेंटर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है, कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? सेंटर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। ये एक क्या कंपनी है? ये कहाँ पे स्थापित है? आपके पुणे में। और यहीं पे आपको भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा देखने को मिलता है? परम 8000 देखने को मिलता है। क्या मिलता है आपको? परम 8000 देखने को मिलता है। और इसको बनाने वाले कौन थे? आपके विजय भाटकर थे। कौन थे? विजय भाटकर। विजय भाटकर। और विजय भाटकर को क्या बोला जाता है? आपका फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडिया में। अब इस कंपनी की स्थापना के बारे में पूछा है, तो आपको बताना है 1988 में इसकी स्थापना होती है। चलिए, पहला लैपटॉप किसने विकसित किया था? तो कल हम लोग देखे थे एडम एस्बॉर्न। एडम एस्बॉर्न को क्या बोला जाता है? आपका फादर ऑफ लैपटॉप। फादर ऑफ लैपटॉप। इन्होंने क्या बनाया था? एक पोर्टेबल पीसी बनाया था। क्या बनाया था? पोर्टेबल पीसी। कब बनाया था? आपके तो 1981-82 के दौर में क्या बना दिया था? पोर्टेबल पीसी बना दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एडम एस्बॉर्न को क्या कहा जाता है? आपका लैपटॉप का फादर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पे होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का जो उपयोग है आप लोग बैंकों में देखे होंगे। कहाँ पे? बैंक में होता है, आईसीयू में होता है, चिकित्सा प्रणाली में होता है, शिक्षा, गेमिंग, बैंकिंग में हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? मेन फ्रेम या माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इसका इस्तेमाल आईसीयू, चिकित्सा प्रणाली में किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे आप लोग हॉस्पिटल गए होंगे तो हॉस्पिटल में आपको क्या मिलेगा? मरीज मिलेगा। मान लो एग्जाम्पल फॉर ये कौन है? आपका चंगूराम है। कौन है आपका? चंगूराम। ये बेड में लिटा हुआ है। बगल में आप लोग एक स्क्रीन दिखे होंगे, एक टीवी टाइप का आपको स्क्रीन मिलेगा। इसमें इसका सिग्नल इस प्रकार से धीरे धीरे खत्म, यानी कि चंगू क्या हो गया? टपक गया। अब इसकी कोई चिंकी आएगी। कौन आएगी? चिंकी आएगी। और हॉस्पिटल में कहीं पे आपको एक मंदिर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? मंदिर। और मंदिर में आपको एक घंटा मिलेगा। और जैसे ही घंटा दबाएगी ये सिग्नल फिर से क्या हो जाएगा? आपका चालू हो जाएगा। और आपका जो चंगू है वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपके कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं, जिसमें दोनों का कॉम्बो होता है। किसका? आपके एनालॉग प्लस डिजिटल। ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाइब्रिड कंप्यूटर यानी कि मिश्रित कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पहला आपको डिजिटल कंप्यूटर बताना है।
तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है आपका, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आपका ENIAC हो जाएगा। ठीक है, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा, ENIAC के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कब आया है, 1946 में। इसको किसने विकसित किया था, तो JP एकर्ट और जॉन मॉचली, इन्होंने क्या किया था, इसको विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में किस कंप्यूटर की माप है, तो फ्लॉप्स कहने का से फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। सबसे पहले इसका पूरा नाम लिखना, इसका पूरा नाम हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। जितना भी लिखवा रहा हूँ सारे आपके MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल जो क्वेश्चन है उसी को आपको रटना है। आपका जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ वो सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। और ये क्या बताता है, तो ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड को बताता है। किसकी स्पीड को, सुपर कंप्यूटर। पूछता है आपसे सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किससे मापा जाता है, तो क्या बताओगे आप लोग, फ्लॉप्स बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परम सिद्धि AI किस श्रेणी का सुपर कंप्यूटर है, तो परम सिद्धि AI कौन सी श्रेणी का, तो AI आधारित। ठीक है, यहाँ पे आपसे ऑप्शन में ही दिख जाएगा AI आधारित है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्क स्टेशन किस लिए प्रयोग होता है, तो गेमिंग के लिए, साधारण कार्य के लिए, ग्राफिक्स और कैड के लिए, टाइपिंग के लिए। आपको ऑप्शन नंबर ये मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, C, ग्राफिक्स डिजाइन और कैड के लिए। अब ये वर्क स्टेशन क्या होता है, तो जैसे आप लोग स्टूडियो गए होंगे तो स्टूडियो में देखे होंगे नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे एक दमदार CPU रहता है, धमाकेदार CPU रहता है, और उसमें एक से अधिक आपके मॉनिटर लगे होते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क स्टेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको गेमिंग खेलनी है, गेम खेलना है, तो गेम खेलना है तो आप लोग नॉर्मल PC से खेल सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपको गेम बनाना है, यानी कि आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है, वेबसाइट डेवलप करना है, तो ये आपके नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत जाएगा। इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्क स्टेशन का। यदि आपको मूवी देखना है तो नॉर्मल PC, लेकिन मूवी एडिटिंग करना है तो किससे, आपके वर्क स्टेशन से यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डम टर्मिनल किस कंप्यूटर से जुड़ा होता है, तो डम टर्मिनल आपके कौन से कंप्यूटर से जुड़ा होता है। डम टर्मिनल कहने का से ये जो टर्मिनल होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाएगा डम, एक हो जाएगा आपका यहाँ पे स्मार्ट, और एक हो जाएगा इंटेलिजेंट। ये 3 प्रकार के टर्मिनल पाए जाते हैं। टर्मिनल मतलब जुड़ा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दमदार CPU यानी कि प्रोसेसर से हम लोग यहाँ पे मॉनिटर और कीबोर्ड को अटैच कर देते हैं। डम में केवल क्या होता है, आपका मॉनिटर और कीबोर्ड होता है, और डम मतलब गधा होता है, मतलब इसके पास दिमाग नहीं होता। इससे अगर आपको काम कराना है तो इसको आपको दमदार CPU से जोड़ना पड़ेगा। और ये प्रोसेसिंग और स्टोरेज का किसका इस्तेमाल करेगा, आपके तो प्रोसेसर का इस्तेमाल करेगा। ये जो दिख रहा है शक्तिशाली जो प्रोसेसर इसको दिख रहा है। ठीक है, स्मार्ट वाले में आपके लिमिट में ये प्रोसेस करता है, लिमिट में क्या करता है, प्रोसेस करता है। लेकिन इंटेलिजेंट वाला क्या कर सकता है आपका, तो यहाँ पे प्रोसेस भी कर सकता है और लिमिट में स्टोरेज होती है। लिमिट में क्या होती है, स्टोरेज पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं। इतना क्लियर। तो डम वाले आपके कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये जो आपको सर्वर दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहेंगे। इसमें एक बड़ा सा क्या रहेगा, आपका सर्वर कंप्यूटर रहेगा। उस सर्वर कंप्यूटर से हम लोग मॉनिटर और कीबोर्ड को अटैच कर देंगे और केवल इनपुट आउटपुट का काम करेंगे। प्रोसेस और स्टोरेज वाला काम यहाँ पे होगा। इतना क्लियर। ये आपको बैंकों में देखने को मिल जाता है। चलो, परम शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है, इसको मैंने कल बताया है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट में आपको बताना है परम शब्द का पूरा नाम क्या होगा। इसको मैंने कल ही पढ़ाया है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने ही 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में। आपको यह शानदार सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में बताना है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। मिलते हैं इसी प्रकार के और शानदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।